Start the session. Okay, let's start the session. हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, अपन ना स्टार्ट करेंगे बेयर प्रोनाउंसमेंट में से रीड करना ऐसे इसको, कि कैसे उनको कोडिंग करते हैं और कैसे डिकोडिंग करते हैं उनके सेंटेंसेस को, बेयर एक्ट को। तो देखो, आईसीए का जो तुम्हें वो बेयर टेक्स्ट है ना स्टैंडर्ड्स का, वो तुम्हें मिलेगा आईसीए की साइट पे ही, ICA.org पे। ये तुम्हें मिल जाएगा ई वो मैंने तो रिसोर्स। ऑडिट होता है। क्या ऑडिट अनाउंसमेंट की बुक आती है, वही होगा क्या? होगा? वही, लेकिन इसमें ना प्रोनाउंसमेंट जो ये वाले होते हैं ना, इसमें थोड़ा कई बार एग्जांपल्स वगैरह वो थोड़े एक्स्ट्रा हो जाते हैं। जैसे अब तुम देखोगी ना उसके अंदर, वहां तुम्हें अभी कई चीजें और नहीं मिल रही होंगी। और अब जैसे अब ऐसे ये 250 260 है, मतलब ये तुम्हारे कोर्स में नहीं थे, तो तुम्हें वहां ये दिखेंगे नहीं ये वाले ऐसे अपनी उसमें, इसलिए तो उनको यहाँ से कर लिया करो। तो आप ऐसे करेंगे प्लानिंग से स्टार्ट। तुमने वो बेसिक वाले तो पहले कर ही रखे होंगे ऑलरेडी, ये वाले। और 260 वाले में तुम्हें साथ साथ ये आगे करवाऊंगा। ये थोड़े ना पहले आप प्लानिंग करते हैं, स्टार्ट प्लानिंग से करते हैं ऑडिट की। ये देखो ऐसे स्टार्टिंग से कहाँ कहाँ से होते हैं ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। ये तो तुम्हें जनरल गाइडलाइंस वगैरह बताते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, कितनी हम जैसे रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो वो उसके ऊपर डील करता है। इंडिपेंडेंट ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो बताता है। फिर ये एंगेजमेंट आता है कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है एंगेजमेंट, जब हम सामने वाले क्लाइंट को डील कर रहे होते हैं, जब हम सेट कर रहे होते हैं कि हम स्टार्टिंग मतलब ऑडिट की, जैसे हमारा जो एक फेज होता है ना कि ऑडिट का। तो मैं कोई पीडीएफ के अंदर ही वो एडिटिंग करके दिखाता हूँ आपको। हाँ, तो जैसे अब इसके अंदर मैं तुम्हें बता रहा था ना, तो इसके अंदर जो ऑडिट जब हमारी स्टार्ट होती है तो उसके अंदर फेज होते हैं अलग अलग। जैसे हमारा है ये जब ऑडिट, मान लो ये पीरियड हमारा स्टार्ट होगा, ठीक है, ये मतलब ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है एक पूरा। तो इससे पहले हमारी ऑडिट हम साइन हो चुके होंगे पिछले साल की एजीएम के अंदर। ये तो पता होगा कि नेक्स्ट ऑडिटर हमारा एजीएम तक क्या उससे जो होता है वो फाइल हो जाता है, न्यू ऑडिटर होगा अगर होगा तो हम अगर मान लो जब हम अपॉइंट हो गए एज ऑडिटर तो हमें इस ऑडिट की वो करनी है। तो जो अपॉइंटमेंट होती है ना, तो उससे पहले एंगेजमेंट लेटर होता है साइन, कि हम सामने वाली पार्टी को भेजते हैं। पहले बताना एंगेजमेंट लेटर कौन किसको भेजता है, क्लाइंट मैनेज ऑडिटर को या ऑडिटर क्लाइंट को? ऑडिटर क्लाइंट को भेजता है भाई। हाँ, तो जो हम उसके अंदर हम सारी टर्म्स एंड कंडीशन ले लेते हैं, इतनी हम करेंगे, हमारा स्कोप ये रहेगा, हम ये चीजें करेंगे, कि हम सारी अपनी ये बता देते हैं कि हम क्या क्या चीजें करेंगे अपने ऑडिट से रिलेटेड। तो जो ऑडिट के अपॉइंटमेंट से पहले होता है ना वो एंगेजमेंट लेटर, वो तुम करके आ चुके हो एक बार अपना अपने इंटर के अंदर, ठीक है। फिर ये आगे, फिर क्वालिटी कंट्रोल्स आगे कि हमें क्या क्या होते हैं, जो 5 होते हैं ना वो, कि ऑब्जेक्टिविटी हम मेंटेन करेंगे, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, वो सारी चीजें हम मेंटेन करके रखेंगे, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म सारा कुछ वो रखेंगे अपना, कि जजमेंट हम मेंटेन रखनी है, स्केप्टिसिज्म लगाना है, कहाँ कहाँ लगाना है, वो सारी चीजें होगी इसके अंदर। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होता है, ये एक थोड़ा प्रैक्टिकल एसेस है, प्रैक्टिकल ऐसे है। ये जो मैं तुम्हें जैसे प्लानिंग वगैरह थोड़ा एक बार स्टार्टिंग कर दूंगा ना, उसके बाद तो मैं इसके अंदर लिंक करूंगा। जैसे मैं पहले अब तुम्हारे ऐसे पहले करवाऊंगा, मैं पहले ये वाले स्टार्टिंग के ऐसे 300 की सीरीज, फिर ये दो बाद में करेंगे 400, ये अलग से टॉपिक्स हैं ये वाले। उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे 500 की सीरीज। उसके बाद जैसे 500 के कुछ सीरीज होंगे ना, 3 4 यहाँ तक होंगे ओपन, मैं 4 5 करवाऊंगा जब यहाँ तक। तो उसके बाद में तुम्हें डॉक्यूमेंटेशन का फिर बीच में करवाऊंगा। फिर पता चलेगा कि डॉक्यूमेंटेशन क्या कैसे कैसे रखनी होती है, फिर तुम उसको समझोगे अच्छी तरीके से। फिर मैं तुम्हें दिखा भी दूंगा कि हम कैसे डॉक्यूमेंटेशन होता है। फिर ऐसे 600 भी, ये तो थोड़ा आगे सीख सकते हो थोड़ा अलग से, क्योंकि हम किसी और का वर्क यूज करेंगे यहाँ पे, यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। जैसे मान लो कोई 2 ऑडिटर अपॉइंट हो रखे हैं, प्रिंसिपल या कोई अदर ऑडिटर, तो हम उसकी हेल्प ले सकते हैं सामने वाले की। इंटरनल ऑडिटर होते हैं तो हम उनकी हेल्प ले सकते हैं, उनकी वर्किंग ले सकते हैं, उनकी हम कुछ हेल्प दे सकते हैं कि कंट्रोल अच्छा है तो हम कितना रिलायंस लेंगे उन पे। ये हो गया। ऑडिटर एक्सपर्ट होगा कि हम कोई सामने वाला अदर देन हमारी बॉडी से रिलेटेड, कि सामने कोई और वैल्यूएशन एक्सपर्ट है तो हम उसके रिलायंस कैसे ले सकते हैं, हम क्या क्या चीजें। वो हो गया। ऐसे 700 की सीरीज तुमने कर ही रखी है ये वाली भी, कि हम क्या रिपोर्टिंग वगैरह करते हैं, कंक्लूजन जो हमारा होता है वो सारा इसी से डील होता है हमारा। तो ये चलेगा कि सबसे पहले देखो हमारी सीरीज, ये तो देखो जनरल गाइडलाइंस है ऐसे 200 वाली। तो ऐसे 240 तुमने फ्रॉड वाला कर रखा है। ऐसे 250 है, ये तुम्हारी बताता है लॉज एंड रेगुलेशन की तुम्हें जो और है ना, एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जो जो तुम्हारे इम्पैक्ट करेंगे लॉज एंड, जैसे ईपीएफ का लॉ कर सकता है, ईएसआई का एक्ट कर सकता है, जितने एप्लीकेबल होंगे, क्योंकि हमें एम्प्लॉय का तो वो हमें चेक करना पड़ेगा।
तो जो भी हमारे डायरेक्ट हमें दिख रहा है ना कि ये लॉज़ हमें हमारे ऊपर एप्लीकेबल होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड, तो हमें चेक करने होंगे। फिर नेक्स्ट आ गया कम्युनिकेशन ऑफ विद टीसीडब्ल्यूजी कि हमें मतलब क्या-क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि हमें टीसीडब्ल्यूजी के साथ शेयर करनी है, 2-4 जो हायर लेवल पे होगी। देखो एक चीज़ बता देता हूँ कि जो स्मॉलर साइज़ एंटिटीज़ होती है ना, जिनके हम ऑडिट करते हैं, तो वहाँ पे मैनेजमेंट एक ही लेवल पे हो सकती है। कि जैसे मैं तुम्हें इसी वापस बताऊँ कि इसको थोड़ा इरेज़ करते हैं अपन। हुँ, कि ये तो तुम्हें पता ही होगा वैसे भी कि जैसे टॉप मैनेजमेंट होगी जैसे ये, तो बिग कंपनी में तो ऐसे पूरे लेवल बन रखे होते हैं। तो वहाँ पे तो जो ऊपर टॉप टॉप ब्रांड्स होंगे वो अलग-अलग होगा कि लेवल क्या है वहाँ पे कितने लेवल्स हैं उनके। तो जितने भी होंगे वो टॉप लेवल के होंगे, वो होते हैं 2 चार्ज विद गवर्नेंस। अगर मान लो कोई एंटिटी स्मॉल है तो उसके अंदर वही मैनेजमेंट भी वो होंगे और टीसीडब्ल्यूजी भी वो होंगे, सेम होंगे दोनों के दोनों। ये होता है कि हम जैसे कई बार जो हम क्लाइंट के साथ डील करते हैं तो वो दोनों सेम ही होंगे, स्मॉलर एंटिटीज़ में। ये हो गया कि हमें फिर एक ये आ गया कि कम्युनिकेशन ऑफ डेफिशिएंसीज़ मतलब जो इंटरनल कंट्रोल में आ रही हैं, कि मान लो ये इंटरनल कंट्रोल हमें ऑडिट करते वक़्त हमें पता चल गया। एक चीज़ ये बता देता हूँ कि ये तुम जब ऐसे करेंगे तो डिटेल में तो जाएँगे ही, कि हमारी एक लायबिलिटी ये नहीं होती कि हम इंटरनल कंट्रोल को चेक करें। लेकिन अगर जो भी उसके हमारी रिपोर्टिंग के अंदर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो हम एएफआरएफ चेक करते हैं एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, तो जो उसके अंदर हमारे ऊपर जो भी लॉज़ एप्लीकेबल होंगे, मान लो उसी उसकी ड्यूरिंग ऑडिट हमें पता चल गया कि ये इंटरनल कंट्रोल वीक है, तो हम वहाँ वो जो मैनेजमेंट है मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी ना एक बार सेम ही समझ के रखना, कि इन एसेस के लिए ना मतलब टीसीडब्ल्यूजी भी सेम दोनों सेम हो सकते हैं, वो कोई नहीं होती। तो हम मतलब मैनेजमेंट को हम रिपोर्ट कर देंगे वहाँ पे जाके, कि हमारी ये हमें ये दिख गया है, तो आप इसको देख लो, आपको अब इस पे ऊपर क्या करना है। अगर मैनेजमेंट नहीं करी तो हम वहाँ पे अपनी रिपोर्ट में क्वालिफ़िकेशन अगर ज़्यादा मटेरियल है तो क्वालिफ़िकेशन दे सकते हैं उससे रिलेटेड। वो डिपेंड करेगा केस सर्कमस्टांस तो ये देखो ये सारे जो है ना, ये थोड़े जनरल एसेस हैं कि हमें बताते हैं कि हमें क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए। फिर ये एक एक था जॉइंट ऑडिट, अगर मान लो 2 जने मिलके कर रहे हैं तो उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्या लायबिलिटीज़, क्या-क्या चीज़ें रिपोर्टिंग क्या-क्या चलेंगे, ये वो अलग ये हो गया। तो हमारा पहले ऐसे होगा सबसे पहले ऐसे 300 कि हम करेंगे प्लानिंग अब, यहाँ पे। अभी मैंने कर लिया ऐसे, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ ऐसे 300 को अपना, ऐसे 300 और देखो तुम अपनी आर्टिकलशिप जैसे स्टार्ट कर रहे हो पहले से, तो अपना ट्राई करो कि जहाँ से भी तुम जो भी कुछ करो ना अपना बेयर टेक्स्ट से करो, क्योंकि तुम्हारे पास स्टार्टिंग से करोगे ना, तुम्हारे पास हर चीज़ के लिए डीप में उतना जाने का तुम्हारे पास टाइम होगा। जितना तुम आगे अपनी करोगे तुम उतना तुम ये चीज़ें छोड़ सकते हो। जैसे अभी मैं करवाऊँगा ना, देखना तुम्हें कितने मज़े आएँगे स्टार्टिंग में तो नहीं, क्या तुम्हें लगे बोरिंग चल रहा है, लेकिन मज़े आने क्रिएट हो जाए लग जाएँगे। चलो अब थोड़ा-सा स्टार्ट करते हैं इसको ऐसे को। हाँ। 10-15 मिनट ही करेंगे, डेली के बस 10-15 मिनट बहुत होते हैं। एक देखना 10-15 मिनट में अब स्टार्ट करना है, 10-15 मिनट कितने रीड कर लेते हैं 10 मिनट के अंदर और च ओके। हाँ, अब देखो कि बताओ कि जो प्लानिंग है वो कितनी इम्पोर्टेंट है, पहले तुम बताओ कि सबसे पहले एसे का जो नेम है ना, वो फ़ोकस किया करो क्या कह रहा है। प्लानिंग कर रहे हैं, हम ऑडिट किया, वो भी किसकी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हमारी, ठीक है? अब बताओ प्लानिंग हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है? बताओ। हमें वो बताती है कि हमें कितना ऑडिट करना है पहले से ही, ताकि हम डिसाइड कर सकें कितना टाइम देना है हर चीज़ को। हाँ। प्लानिंग से पता चल जाता है कि कौन-सा वीक एरिया है तो उसपे ज़्यादा फोकस हो सकता है। चलो प्लानिंग से और इसी के साथ मेरे को इसी के साथ में अपन पॉइंट्स लिखते चलते हैं। क्या-क्या राधिका तुमने क्या बोला था? ये एक हमें स्कोप बताता है वो, क्या? स्कोप बताता है। स्कोप? हाँ, फिर टाइम डिसाइड करने में हेल्प करता है ना, कितना टाइम देना है किस चीज़ को। चलो मतलब स्कोप के वही अंदर ही आ जिसने गया। बोला है। हाँ, नेक्स्ट बताओ मुझे, तुम क्या कह रहे थे बताओ अब? वीक एरियाज़ को फाइंड करने में जहाँ पे ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्सिटी होती है मतलब उसको पता करने में हेल्प करता है। वीक एरियाज़ या फिर उम, हाँ, और बताओ। मतलब मोर क्रिटिकल इम्पोर्टेंट। समझ गया, हाँ, हाँ, कि जहाँ पे प्लानिंग हमारी प्लानिंग से कि कहाँ पे हमारी रिस्क आरएमएस हो सकते हैं, किस एरिया में? और हुँ। बताओ। अ, एक-एक करके बोलो, एंगेजमेंट एक-एक करके बोलना। एक राधिका ने, एक तुमने, एक-एक करके बोलो। अब मेरी बारी आई है। हाँ, ये इससे रिलेटेड ही था, मतलब कि जैसे यही
कि हम हमें पता चलेगा तो हम उसको ज़्यादा टाइम देंगे ना, कि हमें डिटरमाइन कराता है ये कि वीकर एरिया तो उसको ज़्यादा टाइम देना है। या हम इसमें हाँ ये बोल सकते हैं कि प्लानिंग बताता है कि मतलब हमारे पास अगर मोर एक्सपीरियंस स्टाफ है तो उसको हम मोर क्रिटिकल एरियाज पे लगाए जहाँ पे मटेरियल स्टेटमेंट ज़्यादा होने के चांसेस है। रिसोर्स रिसोर्स का ह्यूमन रिसोर्स हो गया एक, चलो बढ़िया पॉइंट है जैसे कि एलोकेशन। प्रॉपर, हाँ हाँ एलोकेशन, मैं वही कह रहा था, एलोकेशन एलोकेशन। मुझे तो तुम अपना रेडी रखो, बताओ। और इंगेजमेंट टीम, मतलब ये वाला तो थर्ड ही पॉइंट हो जाएगा। इंगेजमेंट टीम्स एंगेजमेंट को टीम, मतलब ह्यूमन रिसोर्स प्रॉपर करेंगे एलोकेशन उनकी। और बताओ। कोऑर्डिनेशन में हेल्प करेगा वर्क की, कि किसको कितना कोऑर्डिनेट करना है किसको। करेक्ट, कोऑर्डिनेशन ऐसे वो तो नहीं हो सकता, लेकिन कोऑर्डिनेशन रखना है अपनी उनमें, कि मान लो अगर ये चीज उसको सामने वाले को, जैसे हम आर्टिकल्स होते हैं, देखो मैं तुम्हें साथ साथ थोड़ा प्रैक्टिकल बताता हूँ। जैसे जो कोई ऑडिट पे जाएगा कोई भी बंदा, तो एक फर्स्ट ईयर आर्टिकल जाएगा, सेकंड ईयर कोई थोड़ा सीनियर लेवल आर्टिकल जाएगा, दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ना, कि जैसे मान लो जो सीनियर आर्टिकल है वो जूनियर को बताता रहे फर्स्ट ईयर को कि ऐसे करना है ऐसे करना है। तो मतलब थोड़ी गाइडेशन होनी चाहिए कि सामने वाले को तो पता नहीं, जो वो है न्यू जो ही नहीं है, उसको तो पता नहीं उसको कैसे करना है, तो उसके साथ कोऑर्डिनेशन प्रॉपर करके रखे। अगर उसको नहीं आ रहा है तो एक जो जूनियर है वो सीधा सामने वाले को बता दे, मेरे को ऐसी समझ नहीं आ रही, गलत करने से अच्छा एक बार बता दो कि खुल के कि मेरे को ऐसी समझ नहीं आ रही, मेरे को बता दो। तो वो चीज़ बेटर रहती है। तो कोऑर्डिनेशन आप प्रॉपर होना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स का तुम्हें पता ही है कि एंगेजमेंट टीम। वीकर एरिया तुम्हें पता है कि जहाँ ज़्यादा रिस्क असेसमेंट होंगे वहाँ से, कि देखो ये जो वीकर एरिया तुमने सेकंड पॉइंट बोला ना, ये प्रैक्टिकल में हम कैसे करते हैं, कि जब मान लो कोई हम जैसे प्लानिंग कर रहे हैं ना, कि हम सामने मैनेजमेंट के वो क्लाइंट के ऑफिस में चले गए, या जब मीटिंग चल रही है तो वहाँ उनसे डिस्कस कर लेंगे कि आपके क्या क्या है, पहले आप बता दो क्या क्या एरियाज हैं आपके, तो हम वो अच्छी तरीके से चेक कर लेंगे। उन्होंने अगर बता दी तो ठीक है, नहीं बताए तो हम अपने पास एक्सपीरियंस के बेस पे चेक कर सकते हैं कि क्या कहाँ कहाँ ज़्यादा मिसस्टेटमेंट्स होती हैं, तो हम एरिया को लिख सकते हैं कि उनके आगे देखते हैं फिर क्या कंट्रोल्स होंगे। अब देखो ये जो प्रॉपर बिल्कुल होती है ना प्लानिंग की भी डॉक्यूमेंटेशन, वो सब पूरी वो होती है बिग फोर उसके अंदर। मतलब बिग फोर या जो टॉप कंपनीज होती है, बिग फोर भी ऐसे नहीं बोलना चाहिए, मतलब जो जो होती है ना टॉप एंटिटीज, जो सीए की फर्म्स है, वो ये करती है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। उनकी हर चीज होती है ए टू जेड प्रॉपर। एक जो तुम सारे जैसे देख रहे हो प्रॉपर ए टू जेड सारे एप्लीकेबल अप्लाई करेंगे वो। जो थोड़ी थोड़ी सी उससे नीचे आ जाती है ना हल्की सी, वो भी करते हैं, लेकिन ना अब क्योंकि स्मॉलर एंटिटीज का साइज थोड़ा डाउन हो जाता है, कि एक तो मान लो मेरे पास लिस्टेड एंटिटी है, एक मेरे पास नॉर्मल एंटिटी है, प्राइवेट एंटिटी, तो दोनों में डिफरेंशिएट होता है ना, कि हम सारी चीजें नहीं लगा सकता। कि हमें ये चीज है कि थ्योरी में पढ़ने चीज आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये एरिया, और देखो मेन तो यही है। अब अपन स्टार्ट करते हैं एसे को रीड करना। ये उसका डील करता है यहाँ से, ये रहा। सबसे पहले अपना ये देखा करो कि स्कोप क्या है एसएसए का, क्या किसकी ऑडिटर की एक सेकंड, अरे हाईलाइट, क्या हाँ क्या करता है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसके भी आप पे प्लानिंग करना अपनी, वो हमने देखी लिया, ऐसे बता ही रहे। इन कंटेक्स्ट ऑफ रेकरिंग ऑडिट्स भी हो सकता है, इन कंटेक्स्ट ऑफ जो हम रेकरिंग बारी बारी चलती रहती है ना, कि जो हमारे पास होते हैं उसके अगेंस्ट करेंगे रेकरिंग ऑडिट्स। एडिशनल कंसिडरेशन इन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, ये बताओ ये क्या होता है, तुम्हें पता है इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट हाँ भाई, SA 510। क्या होता है? मतलब पहली जब बार पहली जब पहली बार कोई ऑडिटर किसी कंपनी या तो किसी क्लाइंट के साथ पहली बार ऑडिट कर रहा है, तो क्लाइंट का ही पहला ऑडिट है। ये होता है हाँ इनिशियल ऑडिट मतलब वो एंगेजमेंट। उससे पहली टाइम ऑडिट करवा रहा है, मतलब वो, और उसका या तो पहला ऑडिट है, दोनों में से कोई भी कंडीशन हो। पक्का? हाँ पक्का। राधिका तुम्हारा क्या है, यही है? यही होता है भैया। कि अब हमें देखो कि एडिशनल हमें क्या क्या चीजें अपनी ध्यान रखनी है कंसिडरेशन के अंदर, जब हम इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट अप्लाई करेंगे स्टार्टिंग में। बिल्कुल इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट्स होती हैं कि जो हम बिल्कुल स्टार्टिंग में अप्लाई करेंगे ना, बिल्कुल कि हमें क्या क्या चीज आगे रखनी है, कि हमें कैसे कैसे प्रोसीजर्स लगाने हैं, क्या क्या चीजें लगानी है, तो हम वो प्लानिंग के अंदर ही कर लेते हैं अपना कई एक्सटेंड तक। तो वो हो गया, ये इफेक्टिव डेट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। ऑब्जेक्टिव के ऑडिटर का इफेक्टिव मैनर में करनी है प्लानिंग, वो तो पता ही है हम प्लानिंग इफेक्टिव मैनर में करेंगे। लेकिन अब देखो इसके अंदर ये क्या था, रेफर पैरा A1 टू A4 एनेक्चर इसका। अब इसके अब एनेक्चर पे चले जाएंगे, ये रहा कि जहाँ भी तुम्हें देखो, जैसे एक बार ये दिखे ना एनेक्चर, जहाँ पे ये नीचे लिख रखा है रेफर पैरा एनेक्चर A1, पहले एक बार ये इसको पूरा रीड कर लो
कि जितना आ रहा है वहाँ तक। उसके बाद उसके नेक्स्ट पे चले जाओ रीड करने के लिए, क्या कहना चाहते हैं? एप्लीकेशन अब देखो ये रहा, रोल एंड टाइमिंग ऑफ प्लानिंग। ये देखो प्लानिंग एंड ऑडिट इन्वॉल्व्स एस्टेब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, कि हम स्ट्रेटेजी डेवलप करते हैं ना। अब ये बताओ प्लानिंग और स्ट्रेटेजी में कौन सा वाइडर टर्म है? प्लानिंग। हाँ, क्योंकि एक चीज देखो इसके अंदर से प्लानिंग क्या लिख रखा है, प्लानिंग इन्वॉल्व्स, प्लानिंग के अंदर कवर है, कि प्लानिंग हमारी ऊपर है तो उसके अंदर ऑडिट स्ट्रेटेजी कवर हो रही है हमारी। फिर उसके अंदर क्या है, उसके अंदर उसके बाद हम क्या करेंगे, डेवलप करेंगे हमारा ऑडिट प्लान को। ऑडिट प्लान जैसे हो गया, मान लो ये एक्सेल में बना लेते हैं कि ये हम जैसे इस एरिया के अगेंस्ट हमें कब तक चाहिए, क्या क्या चीजें चाहिए। अब बिग फोर जैसे अगर कोई जाएगा वहाँ तो थोड़ा अलग लेवल का वो सीखेगा कि कैसे कर रहे हैं, क्योंकि लेकिन अब देखो ये चीज तो है वो सीनियर एंटिटी, सीनियर मैनेजमेंट वो सब कर देते हैं पहले से ही। तो वो क्या होता है जूनियर फर्स्ट ईयर आर्टिकल उनको तो इन्वॉल्व ना करे इस चीज में, क्योंकि तुम्हें तो पहली बात तो पता भी नहीं होगा ये क्या चीज है। तुम तो वो देखते रहोगे क्या चीज चल रही है, या तो वो तुम्हें बस खाली दिखा सकते हैं कि हाँ हम ऐसे करते हैं वो चीज करते हैं, लेकिन ये चीज खाली मेलिंग्स पे भी हो सकती है, डिस्कशन कम्युनिकेशन पे, मीटिंग्स पे भी हो सकती है, तो डिपेंड करता है ये चीज। हाँ नेक्स्ट अब क्या लिख रखा है, प्लानिंग के बेनिफिट बता रही है क्या होते हैं। पहले ये तो पता चल जाए कि हमारे बेनिफिट क्या प्लानिंग के। क्या, अप्रोप्रिएट अटेंशन टू इम्पोर्टेंट एरियाज, वही आ गया, रिस्क असेसमेंट एरियाज आ गए, जो हमारा पॉइंट था। पोटेंशियल प्रॉब्लम्स रिजोल्व करना, वही वीकर एरियाज और उसके जो हमें रिजोल्व करना ऑन टाइमली बेसिस का कर सकते हैं हम। हेल्पिंग ऑडिटर प्रॉपरली ऑर्गेनाइज एंड मैनेज ऑडिट एंगेजमेंट, ऑडिट परफॉर्मिंग टाइमली मैनर में खत्म होगी। एफिशिएंट एंड इफेक्टिव, कि हमारा जो हमने जो बनाया था कि हमारा पता है कि हम हमें ये अपनी रिपोर्ट है 1 महीने के अंदर इशू करनी है, क्योंकि लिस्टेड एंटिटीज होती हैं उनके अंदर उन्हें प्रॉपर टाइम लिमिट के अंदर करनी होती है। अब मान लो तुम ये कह सकते हो कि हमारे पास टाइम कम था तो हमने एफिशिएंट वे में नहीं की, तुम ये कह सकते हो? नहीं भाई। हाँ, क्योंकि टाइमिंग के तुम ये रीजन नहीं दे सकते हमारे पास टाइम कम था, एक कॉस्ट कम थी तो हमने इफेक्टिव नहीं की। वहाँ फिर तुम्हारे ऊपर वो हो जाएगा क्वेश्चन मार्क अप्लाई। वहाँ फिर जो पीयर रिव्यूज बोर्ड होते हैं ऊपर वो फिर तुम्हारे ऊपर वो भी आ सकते हैं। ऊपर से अब तो जैसे करंटली मैं तो जो नफरा है, जो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, वो भी बहुत एक्टिव है, वो तो अच्छी तरीके से देखती है अगर लिस्टेड एंटिटीज है उनकी तो, क्योंकि वहाँ पे तो अदर लॉ से भी लॉ सारे लॉज वो भी एप्लीकेबल होते हैं, तो वो वहाँ प्रॉपर होना चाहिए। तो वहाँ कॉम्प्रोमाइज ऐसे नहीं कर सकते हैं इजीली, बहुत मतलब करना तो फिर भी नहीं चाहिए, लेकिन कई बार ना जैसे जो स्मॉलर एंटिटी होती है वहाँ हम कई बार कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि कई बार वो क्लाइंट मैनेजमेंट नहीं मान रही होती, और इतना तुम्हें भी मतलब दिख जाएगा जैसे तुम करोगे कि अगर जो भी जहाँ जाएगा कि जो लोअर साइज होते हैं वो वहाँ थोड़ा कई बार हो जाता है, लेकिन नफरा एक्टिव है तो वहाँ भी उनको पकड़ लेती है, ये चीज़ होती है। नेक्स्ट क्या है, सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स, वही आ गया। एप्रोप्रिएट लेवल्स, वही आ गया। कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंस, ह्यूमन रिसोर्स है कि जो रिस्पॉन्ड कर पाए, क्योंकि उसके अंदर क्या क्या रिस्क हैं, और असाइनमेंट हम उन्हें प्रॉपर असाइनमेंट दे, कि जो हम मान लो जो जूनियर हमारा जा रहा है हम उसको ऐसी चीज़ दें कि वो कर पाए अपने लेवल पे। ऐसे नहीं है हम कि स्टार्टिंग में उसको फिक्स एसेट्स का एरिया देते या परचेज का रेवेन्यू का एरिया देते, वो कर ही नहीं पाएगा भाई। मान लो वो जैसे मान लो तुम अभी इंटर दे के आए हो तो तुम ज्वाइन तो तुम ही होगे इंटर वाले, और मैंने मान लो तुम्हें दे दिया इंडेस अप्लाई करो, इंडेस 115 कर दोगे तुम अप्लाई? बताओ। पढ़ा ही नहीं है अभी। हाँ तो तुम क्या देखो तभी उसने लिख रखा है कि प्रॉपर असाइनमेंट तुम वो दे। अब तुम्हें मान लो मैं तुम्हें एक्सपेंस की दे सकता हूँ, एक्सपेंस की तो तुम चेकिंग कर सकते हो, हाँ भाई। लेकिन एक्सपेंस के चेकिंग के लिए भी तुम्हें हमें गाइडेंस देनी पड़ेगी कि तुम्हें क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। उसके लिए होते हैं तुम्हारे इंडक्शन प्रोग्राम्स होते हैं पहले स्टार्टिंग में, कि तुम्हें क्या क्या चीज़ें रखनी है, तो वो चीज़ बता देते हैं। ये रहा, वही आ गया, देखो ये रहा। फैसिलिटेटिंग डायरेक्शन एंड सुपरविजन चाहिए टीम मेंबर्स की, वही आ गया। कोऑर्डिनेशन तुम्हारा एक तरीके से। रिव्यू, उसके बाद ये चीज़ ध्यान रखना कि रिव्यू भी साथ साथ करवाते रहो अपने काम का, रिव्यू ऑफ देयर वर्क, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। रिव्यू अपने सीनियर को दिखाते रहो कि हाँ मैंने ये कर लिया है तो देख लो साथ के साथ ही, कोई चीज़ कमी तो नहीं है मेरी इसके अंदर। तो कई बार ये भी हो सकता है, लेकिन जैसे मान लो कोई ज़्यादा वो आ गया टाइम प्रेशर है, तो हम ऐसे तो नहीं कर सकते एक एक वर्किंग दिखाए, हाँ देख लो मेरी ये देख लो। हम कंसोलिडेट करके एक बार दिखा सकते हैं, हाँ मेरा इतनी मैंने पूरी कर ली, मेरी एक्सपेंस का एरिया हो गया कि मान लो मेरे को 25 एक्सपेंस अलॉट हुए थे, मैंने मान लो उसमें से 8 एक्सपेंस पूरे कर लिए, तो मैं उनकी दिखा सकता हूँ हाँ मैंने ये सारी चीज़ें चेक कर ली, एक बार मेरी देख लो कि ताकि मैं आगे सेम कर लूँ, तो ओवरव्यू ले लेगा उसकी रिव्यू का। क्या टाइम हो गया अपना? बस लास्ट 3 मिनट और करेंगे पा।
कि अब क्या करेंगे, अब असिस्ट करेंगे, वही आगे कोऑर्डिनेशन करेंगे, वर्क डन बाय कंपोनेंट्स या एक्सपर्ट। कि हम जैसे मान लो जो हमारे कंपोनेंट ऑडिटर है, जो हमारी सब्सिडरी वगैरह हैं, अगर हमने कोई एक्सपर्ट से हेल्प ली, जैसे यहाँ पे ये देखो, ये मैंने ऐसे 600 में दिखाया था ना कि यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर एक्सपर्ट इंटरनल ऑडिटर, तो ये वहाँ पे कह रहा है कि हम ऑडिट उनके साथ हम कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके रखेंगे अपना। वेयर एवर देखो क्या लिख रखा है, असिस्टिंग वेयर एप्लीकेबल, जहाँ हमें ज़रूरत है वहाँ उनके साथ कोऑर्डिनेशन भी करेंगे। ये देखो ये लैंग्वेज ऐसे कोड करनी होती है हमें। अब मान लो जैसे अब तुम्हें इनके नोट्स बनाने पड़े, तो तुम इसकी कैसे कर सकते हो, हेल्पिंग द ऑडिटर कॉमन रख लिया, उसके नीचे फर्दर पॉइंट्स बना लिए अपने, ये नोट्स का हो गया। नोट्स का तो तुम्हें छोड़ो, वो अपने अकॉर्डिंग डिपेंड होता है। देखो फर्स्ट हो गया, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ प्लानिंग विल वेरी अकॉर्डिंग टू द साइज। कि हमें देखो वही आ गया ना, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ प्लानिंग, कि कितने हद तक करनी है तुम्हें प्लानिंग, वो किस पे डिपेंड करेगा, एंटिटी के नेचर के, उसके साइज पे। वही जैसे मैं कह रहा था लिस्टेड एंटिटी है, वहाँ तुम्हें प्रॉपर करनी पड़ेगी। अगर मान लो जो थोड़ी नीचे आ गई, वो तुम उसके अपनी प्लानिंग डिक्लाइन कर सकते हो अपनी, वो आ गया। नेक्स्ट द की एंगेजमेंट टीम मेंबर्स प्रीवियस एक्सपीरियंस, कि जो हमें ये देखो हमारे जो हमारे जिसके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस है ना उस ऑडिट का, हमें वो एक एक ऐसे अपने आर्टिकल को या फिर जो भी आर्टिकल ही बोलते हैं हम, तो आर्टिकल या ऑडिटर को हमें वहाँ भेजना ही पड़ेगा कि वो करके आए, कि उसे पता है कि उसको कैसे कैसे प्रोसीड करना है। कि जो नॉर्मली सेकंड या थर्ड ईयर आर्टिकल्स होते हैं वो उस एंटिटी पे कर चुके हैं वर्क, तो वो ज़रूरी जाएगा उस पे। या फिर जो हमारा मैनेजर होगा, जो भी मतलब उस पे कर चुका है, तो वो एक ना एक कोई उस पे पर्सन ज़रूर होगा, कि उसे पता है कि कहाँ का चीज़ें एरिया है, तो वो चेक करेगा वहाँ पे, गाइडेंस प्रॉपर देगा वो। और अगर चेंजेस है तो वो चेंजेस तो अगर कोई बीच में हो रहे हैं तो सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड है वो तो कोई। नेक्स्ट ये रहा, ये तुमने पढ़ रखा होगा, तुम्हारी इंटर की फेवरेट लाइन, प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज। क्या मीनिंग है इसका? कंटिन्यूस फेज है। कंटिन्यूअस है। मीनिंग बताओ ये लाइन का, थोड़ा मीनिंग बताओ मतलब ये। एक बार करके बात बार-बार करते रहना पड़ता है उसको। हाँ पुराना ऑडिट खत्म होगा तो नया प्रोग्राम बनेगा अगले ऑडिट के लिए। शाबाश, ये और स्मॉलर ऑडिट साइज। में कभी भी प्लानिंग हाँ और हाँ बोलो। ऑडिट में कभी भी मतलब कंप्लीशन स्टार्टिंग कभी भी हम लोग सोचना और एक्टिविटीज को प्रॉपरली प्लान करना बंद नहीं, भी एंड में करेक्ट, भी हम लोग प्लानिंग करते हैं कि कंक्लूजन कैसे दे, और जब स्टार्ट करते तभी प्रीवियस का एनालाइज करके प्लान करते। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल। जैसे मान लो अगर हम कोई फर्स्ट हमारे ऊपर कोई एंटिटी आई कि जिसकी हम पहली बार ऑडिट कर रहे हैं, तो वहाँ तो हमें अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा। हम प्रीवियस ऑडिटर के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं कि अब तुमने कैसे की, तो हम थोड़ा कर सकते हैं अगर वो मान जाता है तो, कि वो कोई अगर कोई रिस्क असेसमेंट एरिया ज़्यादा था, रिस्क कहाँ पे था, तो कम्युनिकेट करके हम कर सकते हैं, या उसकी हम ऑडिट रिपोर्ट करके रीड कर सकते हैं सबसे पहले। कि उसके ऑडिट रिपोर्ट में उसने अगर मान लो कोई क्वालिफिकेशन दे रखी थी कि इस एरिया में हमने क्वालिफिकेशन दे कर रखी है खाली, तो हम वो चीज़ देख लेंगे कि हम करंट ईयर में भी उसके अगेंस्ट अच्छी तरीके से प्लानिंग करेंगे। तो वही कि अब जैसे तुमने मोदित ने कहा था कि जो पिछले साल की हम ऑडिट होगी वो होगी कि हम कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे एज इट इज। अब वही हो गया कि अब ये होता है कि स्मॉलर साइज, थोड़ा साइज एंटिटी होता है वो थोड़ा नीचे लोअर होता है ना, तो वहाँ चीज़ होती है कि हम कई बार कॉपी पेस्ट एज इट इज कर लेते हैं, कि वहाँ इतनी कंप्लायंस बस एक हो गया कि हमने कर लिया। लेकिन जो प्रॉपर बिग साइज जो बिग फोर जैसे ऑडिट्स करती हैं, या फिर जो कोई भी मतलब बिग फोर, तो मैं जैसे नाम बोलता हूँ कि नाम चढ़ा हुआ है, तो बिग फोर होती हैं वो ऐसे प्रॉपर तरीके से अपनी करती हैं कि हर चीज़ के अगेंस्ट उनकी प्रॉपर प्लानिंग होगी, उसकी डॉक्यूमेंटेशन होगी, उसकी कैसे क्या-क्या चीज़ें, अगर तुम कोई क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहे हो, उसकी भी डॉक्यूमेंटेशन होगी कि तुमने क्या-क्या डिस्कशन किया सारा। तो वो कि वही है कि एक जैसे लास्ट में जैसे साहिल ने भी कहा कि वो भी प्रॉपर होता है कि तुम सोचना कभी भी बंद नहीं होना चाहिए कि तुम ऑडिट कर रहे हो, तुम्हें कोई चीज़ नहीं दिखी, तो तुम जैसे मान लो कोई मटेरियल एरिया दिख गया, तुम्हारी प्लानिंग थोड़ी बढ़ जाएगी एरिया की। मैं अगर मान लो तुम्हारा कि टाइम बढ़ जाएगा कि मेरे को ये अच्छी तरीके से चेक करना है। मैं अपनी इफेक्टिव और एफिशिएंट ऊपर लिख रखा था कि इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में करनी है, तो मैं उसको कंप्लाई को करूँगा, चाहे मेरे को कुछ एरिया हो। कि मैं ऐसे नहीं है कि मेरे को जल्दी रिपोर्ट इश्यू करनी है तो मैंने कोई वो कर दिया, चाहे हमारा प्रेशर हो जाएगा आर्टिकल्स पे जो वर्कर ऑडिटर्स, कि उसमें हमारा प्रेशर बढ़ जाएगा कि अपना टाइम वो इंक्रीज़ करना पड़ जाए, तो वो बस वो हो सकता है। या अगर एक और एग्ज़ाम्पल दूँ कि जैसे मान लो मैनेजमेंट है कि कोई डाटा प्रोवाइड नहीं कर रही, या मैनेजमेंट बाद में डाटा प्रोवाइड कर रही है लेट, तो वहाँ हमारा हम सामने अपने क्लाइंट को मेल लिखते रहेंगे कि ये कि तो आपकी तरफ से डाटा प्रोवाइड नहीं हो रहा, तो हम इसे अपनी हमारी प्लानिंग है वो थोड़ी चेंज होगी फिर उसके अकॉर्डिंग। तो हम ये सामने क्लाइंट को अपने मैने उनको इन्फॉर्म कर देंगे
तो जैसे अगर मैं बताता हूँ कि जो हम मेल करते हैं ना जो क्लाइंट को, वो हमारी एज़ अ डॉक्यूमेंटेशन ही होती है एक, कि हमारा एक डॉक्यूमेंटेशन है कि हम सामने वाला क्लाइंट नहीं मारा, तो वो होती है कि वो एक फॉर्मल वे होता है मेल का। ऐसे नहीं है कि तुमने कुछ भी मेल में लिख दिया, कि एक प्रॉपर सीक्वेंस में मेल लिखनी होती है कि सामने वाला दिखे कि ये फॉर्मल वे है मेल करने का। तो वो नेक्स्ट क्या लिख रखा है आगे? ऑफन बिगन्स शॉर्टली अच्छा टाइम पड़ा है ना अभी, ओके ओके। हाँ, क्या है? ऑफन बिगन शॉर्टली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रीवियस ऑडिट, कि हमारी जो प्रीवियस ऑडिट खत्म होगी उसके बाद हम कर सकते हैं। अब देखो जो थोड़ी मिड साइज एंटिटी जो सीए फर्म्स होती है ना, तो वो तो अपना देखो जब ऑडिट स्टार्ट होगी उससे पहले थोड़ा बहुत पहले स्टार्ट कर देंगे अपना। ऐसे नहीं है कि जैसे मान लो हमने एक बार ऑडिट खत्म की, जैसे मान लो कि हमारी ये 2017, जैसे मान लो ये 17 ये हमारा 2021 का ईयर था, ये 20 और ये 21 आ गया, ये हमारा आ गया नेक्स्ट ईयर का ऑडिट हमारे पास ही है। तो जैसे मान लो इस ईयर की और जो ऑडिट थी हमने, वो हमने यहाँ तक कंप्लीशन कर दी इसकी। तो जो हम अब जो इस फाइनेंशियल ईयर की ऑडिट करेंगे ना, ऐसे नहीं है कि हम यहाँ पे कर देंगे कि या फिर, क्योंकि इसकी प्लानिंग है जो जैसे मान लो हम ये जो ये डेट है ना, जो हम क्लोजिंग होगा फाइनेंशियल, उससे पहले थोड़ा पहले हम स्टार्ट कर देते हैं। बिग फोर्स का प्रॉपर उनका डीप में तो पता नहीं क्या उनकी क्या प्रोसीडिंग होती है, लेकिन वो भी अपना थोड़ा पहले ही रख के चलते हैं कि वहाँ पे कि हमें कैसे अगर मान लो कोई हमें स्टॉक काउंट करने जाना है, स्टॉक फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन, तो वो हमें हमारे पास पहले होना चाहिए कि हम मैनेजमेंट से सामने अप्रूवल लेंगे। ऐसे नहीं है कि हमने एक बार कल हमें जाना है तो हमने आज में लिख दी, ऐसे नहीं, हमें प्रॉपर पहले प्लानिंग करके रखनी होती है कि हमें इस दिन जाना है, तो हम पूरी उनको इन्फॉर्म करके जाएं कि हम ऐसे किसी के उसके वहाँ पे हम जा नहीं सकते किसी के एरिया में अंदर ऐसे। ये हो गया। और क्या है? कंटिन्यू स्टिल अंटिल द कंप्लीशन ऑफ करंट ऑडिट एंगेजमेंट, वही जैसे साहिल ने कहा था कि हम जब तक ऑडिट कंप्लीट होगी प्लानिंग चलती रहेगी। प्लानिंग हाउएवर इंक्लूड्स कंसीडरेशन ऑफ टाइमिंग ऑफ, देखो वही आ गया टाइमिंग, क्या सर्टेन एक्टिविटीज और ऑडिट प्रोसीजर्स। ऑडिट प्रोसीजर जैसे मान लो जो क्लाइंट डाटा नहीं करी तो ऑडिट प्रोसीजर तुम्हारा वहाँ और टाइम बढ़ जाएगा वहाँ पे। दैट नीड टू बी कंप्लीटेड प्रायर टू परफॉर्मेंस ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, कि तुम्हें आगे क्या लगाना है, तुम उसके ऊपर उसी के बिहाफ पे देखोगे ना कि तुम्हें कितना टाइम लगाना है। तो जो तुम्हारे आगे फर्दर उसी के अगेंस्ट जो तुम्हारे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर होंगे, क्या तुम इसके आगे क्या और लगाने हैं, तो उसी पे डिपेंड होंगे। कि जैसे मान लो अगर कोई कंफर्मेशन हमने सामने मैनेजमेंट को कहा कि हमें एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोवाइड कर दो, अब वो टाइम थोड़ा डिले कर रही हैं, तो जो हमें उसके फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाने हैं तो हम वो तो क्या पता साथ के साथ ही लगा ले, कंप्लीट कर ले पहले, कि हम वैल्यूएशन देख ले कि ये सारी ये है कि इनवॉइस वगैरह है कि नहीं है। एक्सटर्नल कंफर्मेशन आ जाएगी तो हम उसे बस चेक कर लेंगे। तो वो हमारी डिपेंड करता है कि हमारी कैसे करनी है। और जैसे इन्होंने अब एग्जांपल दिया, प्लानिंग इंक्लूड्स नीड टू कंसीडर प्रायर टू ऑडिटर्स आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क मटेरियल में स्टेटमेंट, कि जैसे हम कि जैसे अभी देखो ये वाला पैरा थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ये जैसे प्रैक्टिकल अब यहाँ से ये तुम्हें कई बार हमें पता नहीं चलता ऐसे जर्नल जब रीड करते हैं। ये जो फॉर एग्जाम्पल है ना, ये प्रैक्टिकल है अब यहाँ से आगे, और है तो वैसे सारा ही ऐसे, लेकिन कई चीज़ होती है ना तो हम ज़्यादा अप्लाई करते हैं, वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। बस ये लास्ट आप करेंगे पैरा A3 वाला। बस लास्ट पैरा की अब देखो क्या कि जो हमें ऑडिटर की जो हम जैसे प्लानिंग करने जा रहे हैं, मैनेजमेंट के हम ऑफिस चले गए, अब जो हम प्लानिंग उसके साथ डिस्कशन करेंगे कि हम कैसे करनी है, या तो हम प्लानिंग पहले से कर लेंगे क्योंकि प्लानिंग खत्म तो होती नहीं, प्लानिंग तो कंटिन्यू रहेगी। तो जैसे मान लो एक तो पहले प्लानिंग करेंगे, एक मैनेजमेंट के वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे हम कोर्स कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं वहाँ पे। तो हमें क्या करना है कि हमें जो स्टार्टिंग में एनालिटिकल प्रोसीजर लगाने हैं, एक तो जो थे सब्सटेंटिव प्रोसीजर की हम पूरा डिटेल में सारी वर्किंग बनाएंगे, वो चीज चेक करेंगे, वो नहीं एनालिटिकल प्रोसीजर। तुमने ऐसे कौन सा ऐसे पढ़ा था एनालिटिकल प्रोसीजर का? ऐसे 520 करेक्ट 520 हाँ। अब इसके हम इसका रेफरेंस हम 520 में भी और आगे डिटेल में चेक कर सकते हैं कि एनालिटिकल प्रोसीजर तुम कैसे लगाओगे, क्या क्या चीजें लगाओगे, वो चीजें टू बी अप्लाइड है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, रिस्क असेसमेंट होता है कि हम रिस्क जो RAP होता है ना, इसके अंदर हम चेक करते हैं कि जो रिस्क एरियाज हैं तो वहाँ पे तुम कैसे एनालिटिकल प्रोसीजर खाली सोच के कि हम खाली हाँ ये चीज़ होगी तो ये हो सकती है, इसका इम्पैक्ट यहाँ जा सकता है, तो हमें ये चीज़ चेक करनी होगी। तो प्लानिंग में हम ये सारी चीज़ें लिख के चलेंगे, हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। जैसे डेटर का हमें चेक करना है तो हमें इसकी एक्सटर्नल कंफर्मेशन कि हमें अगर मान लो फिक्स एसेट्स का करना है तो हमें स्टॉक वेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें उसके अप्रूवल वगैरह वो सब करना है, तो वहाँ थोड़े एनालिटिकल प्रोसीजर लगाएंगे। नेक्स्ट जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेंगे। तो जब भी तुम कहीं किसी भी क्लाइंट के ऑडिट पे जा रहे हो, सबसे पहले उसकी एक बार ना उसका, जब भी तुम जैसे ऑडिट करने जा रहे हो तो उसका ना एक बार ये देखना कि एंटिटी है किस चीज़ की, क्या नेचर है उसका, कैसे डील करती है।
या तो अगर तुम मैनेजमेंट से पूछ लो सीधा कि आप खुद ही बता दो कि जैसे अगर मान लो तुम्हें अकेले ही भेज दिया, कई बार होता है कि तुम्हें अकेले भेज दिया कोई आर्टिकल का, मैं होता लोअर साइज में, बिग फोर में तो होगा नहीं ये चीज, जहाँ थोड़ी लोअर होगी वहां तुम्हें होता है कि मान लो कोई छोटा क्लाइंट है, तुम्हें भेज दिया हाँ तुम कराओ इतना, तो तुम्हें सबसे पहले जाके पूछना कि क्लाइंट से आपका नेचर क्या है, मतलब क्या बिजनेस है, आप कैसे डील करते हो अपने बिजनेस को, रेवेन्यू कहाँ से होता है, थोड़ा इसके बारे में डिटेल करना, कि वो पूछना कि आप पे क्या क्या लॉज एप्लीकेबल होते हैं, थोड़ा वो पूछ सकते हो इतना तो खुल के थोड़ा बहुत, तो वो भी डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट कैसी है वहाँ पे, कई बार तो ज्यादा ही खड़ूस होते हैं कि हम वैसे डायरेक्ट वैसे बात भी नहीं कर सकते, कि थोड़े मतलब थोड़े रूड बिहेवियर होता है, कई होते हैं बिल्कुल पोलाइट, वो अच्छे तरीके से तुम्हें प्रॉपर एक्सप्लेन कर देंगे, उनके पास नॉलेज भी कई बार हमसे ज्यादा होती है, कई बार इतने नहीं कि प्रॉपर जैसे करते हैं, लेकिन उनके पास क्योंकि वो इतने साल से काम करे तो उनके पास एक्सपीरियंस बहुत होता है, तो हम सीख सकते हैं उनसे वहाँ पे जाके, वही कि वो कौन कौन से डील करिए फ्रेमवर्क्स उनसे। डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी, कि अभी तुम्हें कितने साइज, जैसे मान लो जो लिस्टेड साइज एंटिटी है उनकी जब तुम बैलेंस शीट देखोगे ना, करोड़ के अंदर होती है फिगर्स, ऊपर जैसे लिख रखा होता है इन करोड़, तो 27,000 करोड़, जैसे मान लो कोई एयरटेल की तुम ऑडिट कर रहे हो, वहां तुम्हें जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन दिखेंगी 500 के, ऐसे तुम्हें जैसे तुमने कोई बिल लिया उनका, जैसे कोई तुमने प्लान लिया तो तुम 500 का लेते हो, 800 के लेते हो, अब एक एक चीज है इसकी ऑडिट करना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, और वैसे ये भी चीज वो ईआरपी में अपने मेंटेन कर रखते हैं, तो तुमने जैसे ईआईएस में पढ़ा होगा ना, ईआरपी जैसे होते सॉफ्टवेयर होते हैं, वो उनके अंदर वो डाटा मेंटेन करके रखेंगे अपना सारा, तुम उसके साथ अब कैसे करोगे उसके अंदर वहां पे, तो अब उसकी चेकिंग तो तुम कर नहीं सकते, लेकिन अब तुम ये कह सकते हो कि ईआरपी के अंदर उनकी कैसे प्रोसेसिंग होती है, तुम वो चेक कर सकते हो बस खाली, ईआरपी के अंदर जो डाटा होता है वो कैसे हो सकता है। अब यही अगर मान लो उसके अंदर इंटरनल ऑडिटर अप्लाई है, मतलब इंटरनल की उनकी इंटरनल ऑडिट होना मैंडेटरी है, तो हम अगर मान लो वो इंटरनल ऑडिटर से वो कम्युनिकेशन के लिए अलाउ कर देते हैं मैनेजमेंट, तो हम उनसे कम्युनिकेट करके कर सकते हैं कि अगर मान लो उन्होंने वो एरिया चेक कर लिया है, तो हम उनकी रिपोर्ट पे रिलायंस कर सकते हैं, वो आगे ऐसे 610 हम चेक करें, जब रीड करेंगे तो वो बता देगा कि आगे कि हम कितना एक्सटेंड तक यूज कर सकते हैं उन पे वहाँ पे। और मटेरियलिटी होती है कि मान लो जैसे मैं वो भी बता रहा था कि एयरटेल की है, वहाँ पे मान लो जो ट्रांजैक्शन है 800 वाली, तुम वो तो चेक करोगे नहीं, वो तुम्हारे लिए इमैटेरियल हो जाएगी, मतलब कि तुम्हें एरिया चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ पे, तो कि बस तुमने ईआरपी देख लिया सही है तो ठीक है, और तुम अब उनकी ट्रांजैक्शन देखोगे, मान लो तुमने डिसाइड कर ली कि 10 लाख से ऊपर तुम्हें देखना है, अब मटेरियलिटी भी देखो तुम कैसे करते हो, डिपेंड करता है कि एंटिटी का साइज क्या है, क्या चीज़ है, मान लो उसके लिए एरिया है, रेवेन्यू इंपॉर्टेंट एरिया है, तुम रेवेन्यू का मान लो 5% या 2% एरिया 2% पे कर लेंगे उनका प्रॉफिट का, कि मान लो जैसे उनका प्रॉफिट आ रहा है 5,000 लाख आ रहा है, 5,000 लैक्स आ रहा है, तो उसका हमने मान लो 10% पिक कर लिया, 10% आ गया तो 500 लाख या जो भी अमाउंट आ गई, तो हम 500 लाख से ऊपर जो भी फिगर्स होगी हम उसकी चेकिंग करेंगे अच्छे से, और जो मेटीरियलिटी जब ऐसे 320 करेंगे ना, तो वहाँ पे देखेंगे कि मेटीरियलिटी लेवल से भी नीचे एक लेवल होता है हमारा, उनसे 2 लेवल होते हैं वहाँ पे, परफॉर्मेंस मेटीरियलिटी लेवल जो पड़ता है केएमए को नीचे, एक होता है इससे भी होता है सीटीटी लेवल होता है, क्लियर थ्रेशोल्ड ट्रिवियल, तो एक वो भी लेवल होता है, वहाँ और तुम्हें डिटेल में बताऊंगा। वही अब तुम्हें प्लानिंग में तुम करोगे कि किन किन एक्सपर्ट को इन्वॉल्व करना है, कि जैसे मान लो जो इंडेक्स की क्लाइंट है वहाँ पे फेयर वैल्यू कैसे डिटरमिन करोगे, हम वहाँ पे वैल्यूएशन एक्सपर्ट ले लेंगे, ऐसे ही हो गया ये एग्जांपल। और नेक्स्ट क्या, परफॉर्मेंस ऑफ अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, जो अदर रिस्क असेसमेंट जो हम प्रोसीजर लगाएंगे, कि जैसे वो ऊपर हमने पढ़ा था ना कि एनालिटिकल के साथ, अगर मान लो हमें कई और एरियाज दिख रहे हैं ऐसे, कि हम कैसे प्रोसीजर इनके अगेंस्ट हम कैसे लगा सकते हैं एरिया को हम, कि यहाँ पे ये रिस्क है तो इसके अगेंस्ट क्या क्या चीजें होनी चाहिए थी, हमें क्या क्या चीजें चाहिए, तो हम पहले प्लानिंग में लिख लेंगे कि हमें ये चीजें मैनेजमेंट से रिक्वायर होंगी। ये देखो ये हो गया, वैसे हमारे पास अब 1.5 मिनट है, इसको भी कर लेते हैं, अगर चलो इसको कल कर लेंगे इसको फिर। ये देखो ऐसे प्रॉपर तो तुम रीड करोगे ना, देखो ये सारी चीजें प्रैक्टिकल होती हैं, ये सारी चीजें हम बिग फोर तो ये प्रॉपर ये सारी चीजें प्रैक्टिकल करती है, तो मिड साइज होगी वो थोड़ा लेवल उनका थोड़ा बहुत हल्का सा डिक्लाइन कर देंगे वो, सो ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल नहीं करते, करते हैं। और जैसे अंडरस्टैंडिंग है, मेरे को पता नहीं था तो मैं से ये मैंने नहीं की थी, लेकिन अब मैं नेक्स्ट जब भी जाऊँगा तो मैं करता हूँ ये चीज़ अब यहाँ पे, कि पहले मैनेजमेंट से जाके उन अच्छी तरीके से ग्रेड करके मैं उनसे पूछ लेता हूँ कैसे करते हैं। मैटेरियलिटी होती है वो डिपेंड करता है एंटिटी के साइज़ पे, कि अगर मान लो तुम मिड साइज़ की अगर लोअर साइज़ एंटिटी की कर रहे हो, वहाँ मैटेरियलिटी होगी नहीं। वहाँ तुम्हें 500 की भी ऑडिट करनी पड़ सकती है, 1000 की भी, अमाउंट की भी, वो डिपेंड करेगा साइज़ पे। एक्सपर्ट होंगे वो थोड़े मान लो हमारे लेवल पे कम भी हो सकता है, लेकिन अगर मान लो एक्चुरियल वैल्यूएशंस होती हैं कि जो एम्प्लॉय का होता है कि ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन कैसे होगी, वो एक्चुरियल करता है, तो हम उसकी रिपोर्ट पे हम रिलायंस कर लेते हैं डायरेक्ट, जो भी एक्चुरियल रिपोर्ट भेजेगा उस पर रिलायंस। तो आज का हमारा इतना सेशन कवर। चलो आज अब 5-10 मिनट थोड़े ज़्यादा ले लिए, लेकिन ये प्रैक्टिकली जितना करोगे ना ऐसे इसको देखो उतना कितना मजे आते हैं इनको करने में। आए मजे आज के सेशन में?
यस यस अभी तो खाली तुम प्लानिंग कर रहे हो, जो तुम आगे अभी करोगे ना ऐसे जो प्रोसीजर्स हम लगाते हैं वहां तुम देखना कैसे तुम प्रॉपर बिल्कुल एज इट इज लगाओगे तुम सारे ऐसे के जो लाइन लिख रखे हैं ना तुम उसको प्रॉपर एज इट इज लगाते हैं हम प्रैक्टिकली भी। फिर तुम्हें वर्किंग बनाना सिखाऊंगा, साथ साथ हम कैसे उसकी वर्किंग भी प्रिपेयर करते हैं उसकी, मैं तुम्हें साथ साथ सिखाता रहूंगा हम कैसे इसके साथ साथ। अभी तो प्लानिंग वगैरह चलेगी इसकी, हम